हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है स्टैचूटरी कॉरपोरेशन, जो प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टैचूटरी कॉरपोरेशन किसे कहते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। स्टैचूटरी कॉरपोरेशन भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ही है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसमें क्या है, स्टैचूटरी कॉरपोरेशन आर एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट, यानी कि स्टैचूटरी कॉरपोरेशन ऐसा बॉडी है जिसमें जो स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट द्वारा जो पास होता है, तो उससे ये क्या होता है, इस्टेब्लिश किया जाता है ना। इसमें जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक सर्टेन मिनिस्ट्री के अंडर होता है, तो उसी के तरह यहाँ पे स्टैचूटरी कॉरपोरेशन क्या है, एक्ट के थ्रू होता है। यानी कि एक्ट पास होगा पार्लियामेंट में और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर से, तब जाके ये स्टैचूटरी कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन होता है। इसे पब्लिक कॉरपोरेशंस भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियरली डिफाइंड होता है सभी एक्ट में। जो भी एक्ट यहाँ पे मेंशन होगा, वो एक्ट के अंडर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है कि इसका उद्देश्य क्या है बनने का, पावर कितने हैं इसके, फंक्शंस क्या क्या इसे परफॉर्म करने हैं, ये सभी डिफाइंड होगा। The Act defines its power and functions, rules and regulation governing its employees and its relationship with government department. तो यहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो भी इस एक्ट में ही डिफाइन किए जाएंगे। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एग्जांपल है यूटीआई, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, जो कि आरबीआई एक्ट के अंडर फॉर्म हुआ है। ठीक है, आरबीआई एक्ट, यानी हर एक जो भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया, सबका एक सेपरेट एक्ट है। यूटीआई एक्ट है, एलआईसी एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, और एक्ट के अंडर ही क्या हुआ है, इसका फॉर्मेशन किया गया है। अब कुछ फीचर्स इसके देख लेते हैं। फीचर्स क्या क्या है? तो फीचर्स आप देखें, सबसे पहला फॉर्मेशन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो एक्ट के थ्रू होगा, ये तो हमने पढ़ लिया। रेगुलेशन, कैसे इसका रेगुलेशन होगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स, पावर, प्रिविलेजेस सभी एक्ट में ही डिफाइंड होंगे। ठीक है, जैसे एलआईसी के लिए अगर एग्जांपल, एलआईसी का रेगुलेशन कैसे रेगुलेशन होगा, वो पूरा का पूरा एक्ट में मेंशन होगा। ठीक है, ओनरशिप इसमें किसका होगा, तो इट इज़ होल्डली ओल्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे पूरी तरह से ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जा रहा है, क्योंकि एक्ट के ही अकॉर्डिंगली है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिट। इसका अकाउंटिंग एंड ऑडिट कैसे होगा, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिट जो है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन फॉलोज द अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर स्टेटेड इन द एक्ट। द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये इंडिया में बहुत बड़ा एक पोस्ट है, CAG, जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा वो इससे पूछ के लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये पोस्ट में कंट्रोलर का यूज़ नहीं है, इसमें ऑडिटर जनरल का ही यूज़ है। इंडिया से बाहर भी ये पोस्ट है। ठीक है, फॉरेन में भी ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, तो उससे CAG के बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलर बस नाम का है, कंट्रोलर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो अकाउंटिंग और ऑडिट है वो CAG करेगा। तो इंडिया में बहुत बड़ा पोस्ट है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और पूरा फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू इसका अपॉइंटमेंट होता है। और उसी तरह से इसे कोई हटा भी नहीं सकता है या इसका ट्रांसफ़र आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को हटाने के लिए मेजॉरिटी पार्लियामेंट, और यहाँ पे पार्लियामेंट का मेजॉरिटी चाहिए, जो कि पॉसिबल बहुत समय में नहीं हो पाता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली ही क्या हो जाएगा, इसका अपॉइंटमेंट होता है। खैर, वो हमें नहीं देखना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, लेकिन आपको ये समझना है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही अकाउंटिंग एंड ऑडिट करते हैं। तो जो भी स्कैम्स वगैरह होता है, बहुत अगर जैसे स्कैम्स हो रहा है गवर्नमेंट में, तो वो स्कैम्स को अधिकतर कौन रिवील करता है, तो ये CAG ही रिवील करते हैं। नेक्स्ट फाइनेंसिंग। इसका फाइनेंसिंग कहाँ से होगा, तो कॉरपोरेशन हैज़ इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का हमने देखा, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए बजट आता था
यानी बजट में ही उसका सभी कुछ मेंशन होता था, लेकिन इसमें बजट में नहीं मेंशन होता, ये इंडिपेंडेंट है, इसे खुद से ही अपने पैसों का इंतज़ाम करना होता है। ठीक है, इट प्रिपेयर्स इट्स ओन बजट, ये अपना खुद का बजट बनाते हैं, रिटेन्स इट्स अर्निंग एंड यूटिलाइजेज देम फॉर बिजनेस एज पर द प्लान ऑफ एक्शन। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी फाइनेंस होता था, जो भी पैसे होते थे, अर्निंग्स होता था, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाता था। लेकिन यहाँ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का वो क्या करते हैं, वो खुद रखते हैं अपने अर्निंग्स को और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस में अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। ठीक है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग। दस इट हैज़ नो रिलेशन विथ सेंट्रल बजट, जो भी सेंट्रल बजट है गवर्नमेंट का, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये खुद से फंड क्या करते हैं, ये खुद से फंड इंतज़ाम करते हैं। इट कैन रिसीव फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट बोरोइंग एज वेल, तो गवर्नमेंट से बोरो भी करते हैं, बहुत समय में गवर्नमेंट से ये बोरो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना बॉन्ड्स डिबेंचर इशू करके पैसों का इंतज़ाम करते हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स इसका। तो यहाँ जो जो पिक्चर्स मैंने ऐड किया है, तो वो पिक्चर सभी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का ही है। ठीक है, नेक्स्ट मेरिट्स, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी कि इसे ऑपरेट करने में फ्रीडम, ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीडम है, तो इसके ऑपरेशन में फ्रीडम है। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन के फंक्शनिंग में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती है। दस दे कैन परस्यू देयर एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली, सो ये अपना एक्टिविटी खुद से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना कोई रोक टोक के। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इन्हें किसी से यहाँ पे क्या करना है, किसी अदर डिपार्टमेंट से कोई कंसल्ट नहीं करना है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग क्विकली होता है। नो अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ एंड रेड टैपिज्म, इसमें ये चीज़ें नहीं होती है। रेड टैपिज्म के बारे में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है। किस तरह से इफेक्टिव होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिसाइड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कंज्यूमर, द गवर्नमेंट ऑल्सो नॉमिनेट द प्रोफेशनल मैनेजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द कॉरपोरेशन। तो ये जो भी कॉरपोरेशन है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट की जाती है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, ये हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पढ़ा था और कंपनीज में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, और जो कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसके मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाता है, जो डेडिकेटली ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंसिंग, तो ये खुद से अपने फंड्स का इंतज़ाम करते हैं। देयरफॉर देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल मैटर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही फॉर्म की गई है, और जो भी कॉरपोरेशंस होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनका मेन मोटिव यही होता है कि पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स हो गए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के। अब हम लोग देखते हैं कुछ डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के। सबसे पहला इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। तो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी तो हमने मेरिट्स में देखा, लेकिन ये सभी बातें जो है ना, कि पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये टोटली थियोरेटिकल है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी इसमें। ठीक है, इसमें होता है, इन रियलिटी देयर इज़ कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस फ्रीली। तो जो मेरिट में दिया गया, तो मेरिट्स में जो भी बातें कही गई वो थियोरेटिकल है, ऑन पेपर है, लेकिन रियलिटी में बात कुछ अलग हो जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय मोटिवेशन की कमी है। क्यों, सिंस द गवर्नमेंट कवर्स फॉर losses incurred by corporation, the employees are motivated to increase profit or work with efficiency। गवर्नमेंट बहुत सारे लॉसेस को कवर कर देती है, तो अब जब लॉसेस कवर ही हो जाता है तो कोई उतना डेडिकेटेड नहीं होता है कि अब हमें प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करना है ना, प्रॉफिट लेके आना है, क्योंकि लॉस कवर हो ही जा रहा है। तो क्या फिर फ़ायदा है कि हम यहाँ पे एक तरह से मोटिवेशन की कमी हो जाती है। आप देख लो कि अगर लॉस हो रहा है, अगर खुद पे बर्डन दे दिया जाए, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए, तो अब आगे से क्या होगा कि लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन अब उस लॉस को बियर कर लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बियर कर लेती है तो इनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि अब हो ही जा रहा है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव। तो हमारे
हमारे इंडिया में क्या कि हर जगह पे हर एक इकोनॉमी में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, डैट इज़ करप्शन, है ना। तो करप्शन के वजह से जो एक्चुअल में गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए फॉर्म की जाती है, डैट इज़ सर्विस मोटिव और सोशल वेलफेयर, वो नहीं हो पाता है। द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूटिलाइज देयर पावर्स मोर फॉर देयर ओन बेनिफिट मोटिव दैन द सोशल वेलफेयर के बजाय वो लोग अपने पर्सनल मोटिव के लिए क्या करते हैं, काम करने लगते हैं, जिसके वजह से लॉसेस भी होते हैं, इनएफिशिएंसीज भी होते हैं। तो पब्लिक डीलिंग्स रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड करप्शन के वजह से हमारा इंडिया पीछे भी जा रहा है ना। हर एक इकोनॉमी का एक जो हम लोग कह लें कि बहुत बड़ा डीमेरिट है ना, वो है करप्शन। तो करप्शन की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या हो रहे हैं, लॉसेस सफ़र करने लगते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एक आपका वीडियो था। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।